इस आधार पर नहीं किया जाता कि उसको टिकट मिला है अथवा नहीं मिला है। राहुल गांधी भी एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, आप मानेंगे, समाज बनाने की, देश बना, कांग्रेस में बदलाव लाने की। देखिए, कांग्रेस ने तो यहाँ तक बराबर एक जिसे का डिविसिव पॉलिटिक्स, एक बांटने वाली राजनीति की है समाज को। और देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, हमारे पास तर्क हैं इसके। सर्वाधिक किस आज़ाद भारत में दंगे हुए होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए होंगे, नंबर 1। नंबर 2, देश का विभाजन भी कांग्रेस ने किया है। हमारी विचारधारा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर भारत और पाकिस्तान बनना चाहिए और भारत का डिवीजन होना चाहिए, कभी नहीं ये सोचा था। जिस गुजरात की बात की जाती है, अन्य राज्यों की बात की जाती है, क्या गुजरात में इसके पहले जब हिटलर देसाई थे वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, तो क्या वहाँ दंगे नहीं हुए थे? लोकसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है। इसे राजनीतिक बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों का जोरदार हंगामा किया है परिजनों ने और इसी से मिल रहा है। मैं भी खुद इतना नहीं सोचा जब मैं राजनीति पहली बार आया कि इतना तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इतना समर्थन है। बट आई थिंक निश्चय मुझे लगता है कि इधर पहाड़ में भी जो राजनीति हो रहा है, जो झूठ का हो रहा है, जो करप्शन का हो रहा है, आई थिंक वो इधर का लोग समझ चुका है। तो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो लोग, एक क्लीन राजनीति लाना चाहता है जो विकास के ऊपर काम करे। राजनीति की ये जो फील्ड है वो कैसी लग रही है? डेफिनेटली नया फील्ड है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सीखने का है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है राजनीति सब बोलता है ये आता नहीं है, लेकिन अगर सिंपल ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई। लोहे के सलाखों में घिरी कुछ इमारतें दिखती हैं, कुछ जमींदोज हो चुके निशान दिखते हैं, कुछ जर्जर खंभे दिखते हैं और कुछ सरकारी संरक्षण के नाम पर दिखता है। यही हकीकत है फैजाबाद की, कल की और आज की। कल जब बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी फैजाबाद, और आज उसकी राह में सिर्फ कांटे हैं, और इस गुलाब बाड़ी में भी गुलाबों की जगह अब सिर्फ कांटे ही नजर आते हैं। ये शहर इतना तन्हा कभी न था, यूं इमारतों में उदासी कभी न थी, मगर वक्त ने नजरें फेरी तो सब कुछ बदल गया। 90 के दशक का खौफ अब भी यहाँ के जहन में ताजा है। अयोध्या पर सियासत फैजाबाद के लिए से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इस सीट को भी चर्चा मिला दिया है। में बताया जा चुका है कि हमारे प्रत्याशी लालभरत कौल जी का नाम पूर्व में निर्वाचन कार्ड में नहीं था, न होने के कारण उनकी पत्नी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उनका निर्वाचन कार्ड में नाम आ गया है। अब हमारे प्रत्याशी लालभरत कौल जी ही रहे। और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देशों को मजबूत सरकार की जरूरत है, न कि ऐसी सरकार की जो शासन ही ना कर। जबकि आजम खान पर कार्रवाई कर दी जाती है। ये बयान आजम खान का रामपुर में आया है। क्या कहा है आजम खान ने, चलिए सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को सीबीआई साबित करना चाहता है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की गुलामी सीबीआई करता है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन भी सीबीआई की तरह कांग्रेस की इतनी बात मानेगा और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक काम करेगा। तो क्या होगा? हमारी आवाज बंद करके, हमारी जुबान काटकर क्या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमारा संदेश पूरे देश में नहीं पहुंचेगा? उनका जुल्म ही ये साबित कर रहा है कि आप हमारी जबान बंद करना चाहते हैं। तो एक और विवादित बयान और जी मीडिया संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ। आलोक, जब तक नेताओं पार्टियों पर हमला बोल रहे थे, सीमा जैसे ही उन्होंने लांघी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अब तो वो कटघरे में इलेक्शन कमीशन को ही खड़ा कर रहे हैं। बात लोकतंत्र की कर रहे हैं, लेकिन असली देखा जाए तो मखौल तो खुद आजम खान उड़ा रहे हैं। देखिए आदित्य, जिस तरह से आजम खान का बयान आया है, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के चुनाव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता रहा है। परंपराओं को लेकर के, बात को लेकर के एक अनुशासन के तहत हमेशा काम करता रहा है। लेकिन अगर आजम खान के बयान को देखा जाए तो न सिर्फ उन्होंने अपना एक गुस्सा जाहिर किया है, बल्कि अजीत सिंह का नाम लेकर के कांग्रेस को भी निशाने पे लिया है और ये इल्जाम लगाने की कोशिश उन्होंने की है कि चुनाव आयोग प्रभावित है कांग्रेस से या यूपीए सरकार से, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सीबीआई के रूप में इलेक्शन कमीशन अपने आप को साबित करना चाहता।
शुक्रिया आलोक पांडे। तो विवाद और आजम खान ऐसा लगता है चोली दामन का साथ बन गया, एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने इंसाफ नहीं किया तो फिर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आजम ने कहा कि उन्हें और अजीत सिंह को एक ही इल्जाम पर नोटिस दिया गया, लेकिन अजीत केंद्रीय मंत्री हैं तो उन्हें बचा लिया गया, जबकि उन पर कार्रवाई की गई। आजम खान ने यह बयान अपने गृहनगर रामपुर में दिया है। इलेक्शन कमीशन भी सीबीआई की तरह कांग्रेस की इतनी बात मानेगा और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक काम करेगा तो क्या होगा? हमारी आवाज बंद करके, हमारी जुबान काटकर क्या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमारा संदेश पूरे देश में नहीं पहुंचेगा? इलेक्शन कमीशन अपने आप को निष्पक्ष साबित करे, क्योंकि हम अगर इलेक्शन कमीशन हमें न्याय नहीं देगा, हमारी मजबूरी होगी हम इंसाफ का दरवाजा खटखटाएंगे। और हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर, हमारे संवाददाता। आमिर, ये जो कुछ भी कहा है आजम खान ने, इसमें एक बात जोड़ी है उन्होंने कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्या इस तरह की बातें भी कुछ कही हैं उन्होंने कि कब वो कोर्ट में जाएंगे? जी हाँ, निश्चित तौर पर जब ये सवाल जो है पूछा गया उनसे कि कब वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और क्या ये वक्त होगा कि वो कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि पहले जो है इलेक्शन कमीशन में जो हमने कहा है कि विचार करे अपने फैसले पर। अगर इलेक्शन कमीशन विचार करता है, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें कोई राहत नहीं देता है, तब वो कोर्ट में जाएंगे। जी, आखिर जिस तरीके से ये बयान दिया है वो क्या सोचकर उन्होंने कहा है? क्या उनसे कुछ पूछा गया था इस बारे में? जी हाँ, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसका मकसद उनका सिर्फ यही था कि उन्होंने टारगेट चुनाव आयोग को किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से सीबीआई बनना चाहता है चुनाव आयोग और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है, और कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार में जो मंत्री अजीत सिंह हैं उन्होंने भी इस तरीके के बयान दिए, लेकिन उसके बाद उन्हें बचा लिया गया और आजम खान, उन दोनों को एक ही कैटेगरी के नोटिस दिए गए थे। आजम खान के ऊपर कार्रवाई हुई, तो जाहिर तौर पर ही लगातार जो है, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है चुनाव आयोग तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उसको निशाना जो है बनाना चाहते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। हमारे साथ विवेक तिवारी, हमारे संवाददाता लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, कितनी मुश्किल हो सकती है आजम खान के लिए इस तरह का बयान देना, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई बनना चाहता है चुनाव आयोग, और इसके साथ साथ कई कहीं विवादित बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने आड़े हाथ लिया है? देखिए, ये हमेशा से होता आया है अजीत। जब इस सियासत में एक तरह की कहें परंपरा है कि अगर आयोग या कोई इस तरह की संवैधानिक संस्था आपको कटघरे में खड़ा करती है, तो बजाय इसके कि अपनी गलती मानिए, उसी संस्था को कटघरे में खड़ा कर दीजिए और उसको सियासत से जोड़ दीजिए। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। चुनाव आयोग पर इसके पहले भी आरोप लगे थे। 2012 में तो कांग्रेस के एक मंत्री ने ही आरोप लगा दिए थे। आयोग इन सब बातों की बहुत परवाह थे, जिस पर उनका नियंत्रण था ही नहीं। परख कोयला मंत्रालय में कार्यरत थे जब मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय था। इस किताब में दावा किया गया है कि मनमोहन सिंह की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान 2G और कोलगेट से हुआ। सूत्रों का दावा है कि किताब के एक चैप्टर में जिक्र है कि कोयला राज्य मंत्री शिबू सोरेन और दासारी नारायण राव ने कई बार कोल ब्लॉक्स की खुली बीडिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। आपको बताएं कि कोयला घोटाला मामले में पीसी परख पर भी बीते साल अक्टूबर में FIR दर्ज हुई थी, और सूत्रों की माने तो अपनी इस किताब में परख ने खुद के खिलाफ FIR दर्ज करने पर 9 सवाल भी पूछे हैं। परख ने तो यहां तक लिखा है कि न ही कोयला उद्योग और न ही राजनीतिक तंत्र, दोनों में से कोई भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं चाहता था। एक भूवैज्ञानिक से नौकरशाह बने पीसी परख ने मार्च 2004 में केंद्रीय कोयला सचिव का पद संभाला था और वो दिसंबर 2005 में पद से रिटायर हुए। संजय बारू की ही तरह परख की किताब की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोयला घोटाला मामले में जल्द ही सीबीआई परख से पूछताछ करने वाली है। तो संजय बारू की किताब से शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं है कि अब पीसी परख की किताब बाजार में आ रही है। माना जा रहा है कि इस किताब में कोयला घोटाले से संबंधित कई नए राज सामने आ सकते हैं। खास बात यह है कि इस घोटाले में बार बार प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। खुद परख ने भी पिछले साल पीएम को कटघरे में खड़ा किया था, और अब हो सकता है कि इस मामले में नई बातें भी सामने आए।
वहीं दूसरी तरफ बारू की किताब ने प्रधानमंत्री के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं और वो अब वाराणसी के लोगों के सुख दुख में भी शामिल होने लगे हैं। वाराणसी में हुए एक हादसे को लेकर मोदी ने ट्वीट किया और स्थानीय प्रशासन पर मदद नहीं पहुंचाने को लेकर सवाल भी खड़ा किया। मोदी ने घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी ने इस घटना पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष से जानकारी ली, साथ ही ग्राम प्रधान से भी बात की है। दरअसल यहां रोहनिया इलाके के जयापुर गांव में घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से 3 लोग झुलस गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ साथ अब संघ के भी तारणहार बने हुए हैं और संघ को नया जीवन दे रहे हैं। हालांकि संघ के लोग सीधे तौर पर इसे मानने को तैयार नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे ही कहते हैं। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आरएसएस के कैडर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आरएसएस ने कुछ साल पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रास्ता निकाला था और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। 2012 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संघ से जुड़ने वालों की संख्या सिर्फ 12,000 थी, तो 2013 के आखिर तक ये 32,000 पहुंच गई है और मार्च 2014 तक ये आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। उन्नाव में भी संघ के कार्यक्रम में लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों में तेजी से लोग संघ से जुड़ रहे हैं। उन्नाव में पिछले 2 महीने में 20,000 से ज्यादा लोग संघ से जुड़े हुए हैं। संघ से जुड़े लोग भी इसे मोदी का असर मान रहे हैं। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के लखनऊ महानगर अध्यक्ष नीरज बोरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दिया है और राजनाथ सिंह के समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनका किसी भी पार्टी में जाने का विचार नहीं है। नीरज बोरा लखनऊ में रीता जोशी के चुनाव का सारा काम देख रहे थे और उनका इस्तीफा रीता जोशी के लिए बड़ा झटका है। नीरज बोरा मेयर और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। लखनऊ में नीरज बोरा के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं के खरीद फरोख्त में जुटी हुई है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। आज देहरादून में बीएसपी छोड़कर राजीव चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद थे। राजीव चौधरी पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं, तब वो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राजीव चौधरी और उनके साथियों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। लोकसभा चुनाव में चढ़ते पारे के साथ ही सियासी दलों के तेवर भी मुखर होते जा रहे हैं। एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते रहे गांधी परिवार के सदस्य अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। प्रियंका गांधी के वरुण गांधी पर किए हमले के बाद अब मेनका गांधी ने पलटवार किया है। मेनका ने कहा है कि अगर देश सेवा ही सही रास्ता है तो देश ही बताएगा कि कौन सही रास्ते पर चल रहा है और कौन गलत रास्ते पर। मेनका के इस बयान के बाद अब गांधी परिवार के बीच में साफ साफ तलवारें खिंचती दिख रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नेहरू जी के योजना के तहत कई साल पहले श्रमिकों के लिए आशियाना बसाया गया, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी ने इस आशियानों का मालिकाना हक नहीं दिला पाई, जिसके चलते लोगों में उनका आशियाना छिन जाने का डर है। इस बस्ती में करीब 16,000 लोग रहते हैं। देहरादून के मेयर का चुनाव लड़ चुकी किन्नर रजनी रावत कांग्रेस में शामिल हो गई है। रजनी रावत को मेयर के चुनाव में 45,000 से ज्यादा वोट मिले थे। रजनी रावत के देहरादून के कुछ इलाकों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि रजनी रावत के कांग्रेस में शामिल होने से टिहरी क्षेत्र में जनाधार और मजबूत होगा।